ऊपर अमीर और नीचे गरीब बहू के दिवाली पकवान। आखिरकार हमारे घर में एक सर्वगुण संपन्न, संस्कारी, मर्यादाओं का पालन करने वाली बहू आ ही गई। बहू, मुझे पूरा यकीन है कि तू हमारे घर के तौर तरीके और जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालेगी। आज माधवी के घर उसकी नई छोटी बहू आई थी, जिसका नाम था राधिका। राधिका गांव की रहने वाली एक सीधी सादी गरीब घर की समझदार लड़की थी। माधवी ने राधिका का गृह प्रवेश किया और मंगल कलश को गिराकर राधिका ने ससुराल में पहला कदम रखा। राधिका के आने से घर के लोग कुछ खुश थे तो कुछ लोग इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। माँ जी, इतना लंबा गृह प्रवेश करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि शादी का घर है और सभी भारी भरकम कपड़े पहनकर थके हुए हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज जल्दी भी हो सकती हैं। बहू, गृह प्रवेश तुझे एक फॉर्मेलिटी लगती है? और नहीं तो क्या, घर में बहुएं सीधे सीधे भी तो अंदर आ सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप सभी औरतों को ये फॉर्मेलिटीज ही करनी होती हैं। मल्लिका बहू, जिस चीज को समझाना हो उसमें बोलना नहीं चाहिए। हमें पता है तू इस शादी से नाराज है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अपना ये गुस्सा थूक दे और घर में कलेश करना बंद कर। ये तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। आपको जो करना है करिए, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर मल्लिका वहां से अपने कमरे में चली गई। वहीं राधिका को समझ आ गया था कि उसकी जेठानी उससे खुश नहीं है। पूरी रात राधिका को यही बात सताती रही। अगली सुबह राधिका की पहली रसोई थी। कम नींद लेने के बाद भी राधिका समय पर उठकर रसोई में चली गई। अरे, ये रसोई तो बिल्कुल भी हमारी रसोई जैसी नहीं है। मैंने ऐसा सामान पहले कभी नहीं देखा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राधिका रसोई में खड़ी हुई सभी चीजों को देखकर घबरा रही थी। तभी रसोई में एक मेड आई और उसने राधिका से बिना कुछ कहे सुने सीधा परकोलेटर पर कॉफी बनाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर राधिका हैरान रह गई। सुनिए, आप कौन हैं और आप ये चाय किसके लिए बना रही है? मैं छोटी मालकिन मल्लिका जी की खास मेड हूँ और उनके लिए सबसे पहले कॉफी बनाना मेरी रोज की ड्यूटी है। राधिका को इस बात पर हैरानी हुई कि मल्लिका घर की बहू होने के बाद भी मेड से काफी बनवाया करती। राधिका ने पहली रसोई के लिए मेड मालती से मदद मांगी। इस बात पर मालती कॉफी लेकर मल्लिका से इस बारे में पूछने गई। राधिका रसोई में ही इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मालती की जगह मल्लिका रसोई में आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जेठानी जी, आप वो असल में आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए मैं जल्दी उठकर रसोई में आ गई। आंखें खोलकर चारों तरफ देखो। क्या लगता है तुम यहाँ काम कर पाओगी? हमारे इस मॉडर्न किचन में सिर्फ मेड्स खाना बनाती है। कुछ ही देर में हमारी शेफ मेड आने वाली होगी। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन जेठानी जी, मेरी पहली रसोई का क्या? मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। यहाँ कोई रस्म नहीं हो रही है। एक तो मैं अपना वर्क नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से इन रस्मों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मल्लिका राधिका पर चिल्ला ही रही थी कि तभी वहां माधवी आ गई। बहू, ये किस तरह बात कर रही हो तुम घर की नई बहू से, और वो भी उसकी पहली रसोई के दिन? माँ जी, अब आप मत शुरू हो जाना। मुझे बहुत काम करना है। अगर आप कुछ बोलोगी तो मेरे सर में दर्द होने लगेगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ऑफिस का काम अपनी जगह और घर की जिम्मेदारी अपनी जगह, जो कि तुमने कभी अपने ऊपर ली ही नहीं। और आज घर में ऐसी बहू आई है तो तुम्हें उससे भी दिक्कत हो रही है। और अगर इतना ही काम है तुम्हें, तो तुम सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दो। माधवी के इस तरह गुस्से से पलटकर जवाब देने से मल्लिका नाराज होकर चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट गई। बहू, तू इस सब पर ध्यान मत दे। आज तेरी पहली रसोई है, तू अपनी रस्म कर। मैं शारदा को तेरी मदद के लिए भेज देती हूँ। तू अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना। मुझे पता है तू जो भी बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। ठीक है माँ जी। माधवी के जाने के बाद राधिका के पास के शारदा नाम की मेड आई, जिसने राधिका को इंडक्शन, रोटी मेकर, टोस्टर और बाकी सभी मशीनों का इस्तेमाल करना बताया। सारी मशीनों का इस्तेमाल जानने के बाद भी राधिका ने सिर्फ गैस चूल्हे का ही इस्तेमाल करके सारा खाना बनाया, जिसमें घी लगी रोटी, भुनी हुई चटनी, आलू के पराठे, कढ़ाई पनीर, पुलाव, सब्जी, दाल, चावल और मीठे में खीर बनी हुई थी। खाना तो बन गया है, बस अब इसका स्वाद मेरे ससुराल वालों को पसंद आए। छोटी मालकिन, आपने तो बहुत ही तेजी से खाना बनाया है, और वो भी इतने तरह का। आज सभी को खाना बहुत पसंद आएगा। लाइए, मैं इसे टेबल तक पहुंचाने में आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे मालकिन मत कहिए, मुझे इस सब की आदत नहीं है, इसीलिए आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं। राधिका का स्वभाव शारदा को काफी पसंद आया। उसने खाना टेबल तक पहुंचाने में राधिका की मदद की और कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने इकट्ठा हो गए। अरे वाह शारदा जी, आज तो आपने बहुत कुछ बनाया है, और वो भी इतने कम समय में। आज कुछ खास बात है क्या? नहीं मानवी जी, ये खाना मैंने नहीं, राधिका जी ने बनाया है। राधिका का नाम सुनते ही मानवी का मुंह बन गया।
क्योंकि उसे भी राधिका पसंद नहीं थी। वहीं बाकी सभी को राधिका का खाना बहुत पसंद आया। आज कितने दिनों के बाद हमारा ये टेबल घर के खाने से सजा है। सच में दिल तरस गया था ये सब खाने को। सही कह रहे हैं पापा, मल्लिका ने तो कभी हमें खाना बनाकर नहीं खिलाया, जिसकी वजह से हमें बाहर या फिर मेड्स के हाथ का खाना खाना पड़ता था। अरे यूं ही थोड़ी लाई हूँ मैं अपनी राधिका बहू को, इसके अंदर के सारे गुणों को देखकर ही मैंने इसे अपनी बहू बनाया है। तारीफ करने के बाद सभी ने खाना खाया और खाना सच में बाकी दिनों से अच्छा बना था, जिसकी वजह से राधिका की बार बार तारीफ हो रही थी। सभी ने खाना खा लिया और राधिका को उसका शगुन भी मिल गया, लेकिन मल्लिका अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। ये देखकर राधिका को चिंता होने लगी। जेठानी जी ने तो खाना भी नहीं खाया है, लगता है वो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है। ऐसा करती हूँ मैं उन्हीं के कमरे में खाना दे आती हूँ। ये सोचकर राधिका एक ट्रे में खाना लेकर मल्लिका के कमरे में गई, जहां मल्लिका लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसके बराबर में उसकी मेड मालती खड़ी हुई थी। राधिका ने गहरी सांस ली और फिर मल्लिका से खाने को पूछा, मालती, तुमने इसे कमरे में आने कैसे दिया? हाँ, इसे बताओ, मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे कमरे में नहीं आ सकता है। जेठानी जी, मैं तो सिर्फ आपको खाना देने आई हूँ, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या मैंने तुमसे खाना मांगा? हाँ, मेरे पास मेरी मेड है, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं इससे कहकर खाना मंगवा लूंगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों का ऑयली खाना तो मैं कभी नहीं खाने वाली, इसीलिए जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे कमरे में कभी मत आना। इस बार मल्लिका की कड़वी बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू भर आए और वो रोती हुई वहां से किचन में वापस खाना रखकर अपने कमरे में चली गई, जहां उसका पति आरव पहले से मौजूद था। वो इस तरह से राधिका को रोते देखकर हैरान हो गया। क्या हुआ राधिका, तू इस तरह क्यों रो रही है? वो आरव जी, वो मुझे घर की याद आ गई, इसीलिए आंखें भर आई। झूठ मत बोलो राधिका, घर की याद आने पर तुम इस तरह से सककर तो नहीं रोगी। सच बताओ, बात क्या है? राधिका नहीं चाहती थी कि वो ससुराल किसी को भी मल्लिका के बर्ताव के बारे में नहीं बताना चाहती थी, इसलिए राधिका चुप खड़ी रही। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद ही पता कर लूंगा और मेरा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आरव जी, कुछ नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा यकीन कीजिए। राधिका ने किसी तरह आरव को शांत किया, लेकिन आरव के मन में अभी भी नाराजगी थी। इसके बाद कुछ दिन और गुजरे और मल्लिका का बर्ताव राधिका के साथ और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। मालती, हाँ, जितनी देर कैसे लग गई कॉफी लाने में? पूरा आधा घंटा लेट हो तुम। माफ कर दीजिए मालकिन, असल में छोटी मालकिन किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, इसीलिए मुझे आपकी कॉफी बनाने में समय लग गया। कौन छोटी मालकिन? हाँ, राधिका, उसे उसके नाम से बुलाओ, वो किसी की मालकिन नहीं है। और आज मैं देखूंगी, इसकी वजह से मेरे हर काम में बाधा बन रही है। आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा कर रहूंगी। गुस्से में मल्लिका रसोई में गई, जहां राधिका नाश्ते के बर्तन धो रही थी। मल्लिका ने राधिका की बाहों पकड़कर उसे जोर से धकेला। जेठानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा रही हूँ। ये कहकर मल्लिका ने राधिका के जोर से थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था राधिका के परेशान रहने की वजह सिर्फ आप है। इतनी हद होने पर भी राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आप बेशर्मों की तरह अपनी सारी हदें पार कर रही हैं। आरव की तेज आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? आपको जो भी पूछना है मल्लिका भाभी से पूछिए, मैं राधिका को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, भाभी राधिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने कई बार ऐसा होते हुए देखा है। और आज तो भाभी राधिका को थप्पड़ मारने वाली थी। इस बात पर सभी हैरान रह गए और मल्लिका की तरफ देखने लगे। आरव ने फैसला कर लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा, जिस पर राधिका ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी की कोई भी बात समझ में नहीं आई। ठीक है बेटा, अगर तू अलग रहना चाहता है तो हम तेरे फैसले को मानते हुए तुझे बाहर तो नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ, तू इसी घर में नीचे की मंजिल में रह सकता है। इससे बहू को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तेरी जिद भी पूरी हो जाएगी। और मल्लिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ आरव और राधिका, हो सके तो अपनी भाभी को माफ कर देना। इस पर राधिका और आरव दोनों ने ही अनिल को माफी मांगने से रोका और अब फैसले के मुताबिक आरव और राधिका का सामान नीचे शिफ्ट करा दिया गया और वो दोनों घर के नीचे वाली मंजिल में रहने लगे। त्योहारों का महीना था और माधवी को अपने बेटे के अलग होने का काफी दुख था। वहीं आरव के ऑफिस के जाने के बाद राधिका भी घर में अकेली रह जाया करती थी। कल करवा चौथ है और घर में कितना सन्नाटा फैला हुआ है। हमारे गांव में तो हर करवा चौथ पर एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। राधिका करवा चौथ के लिए बाजार से सामान लेकर आई और फिर अपने लिए रात को सरगी बनाई।
वहीं दूसरी तरफ मल्लिका अपने कमरे की लाइट बंद करके आराम से बैठी हुई आराम से कॉफी पीते हुए फिल्म देख रही थी कि तभी माधवी उसके कमरे में आई। बहू कल करवा चौथ है, तूने अभी तक कोई तैयारी नहीं की। सरगी बना ले बहू, हम दोनों को ही कल व्रत रखना है। माँ जी आपको दिखाई नहीं देता, मैं दिन भर काम करती रहती हूँ। ऐसे आपको मुझसे व्रत भी रखवाना है, और आपको सरगी बनवानी थी तो शारदा जी से कह देती। मैं कब घर का खाना बनाती हूँ भला? गलत किया मैंने जो तुझे अपने घर की बहू बनाया। तेरे अंदर एक बहू होने जैसा एक भी गुण नहीं है। तुझे जो करना है कर। आखिर व्रत भी तो वही औरत रखती है जिसे अपने पति से प्रेम हो, लेकिन तुझे तो मेरे बेटे की जरा भी परवाह नहीं है। और तू अपनी सास के लिए भी कुछ नहीं बनाएगी। तुझसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती मल्लिका। गुस्से में माधवी मल्लिका पर चिल्लाती हुई आ गई, लेकिन उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे। माधवी अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी उसने राधिका को ऊपर आते हुए देखा, जिसके हाथों में एक खाने से भरी ट्रे थी। अरे बहू तू, और ये क्या लेकर आई है? माँ जी मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसीलिए बाजार से सामान लेकर के मैंने जल्दी से सरगी बना दी। खाना थोड़ा ज्यादा बन गया और मैं अकेली इतना सब नहीं खा सकती। आप और भाभी भी तो व्रत रखने वाली है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा खाना आपके लिए ले आई। राधिका की बात सुनकर माधवी की आंखें खुशी से भर आईं। उसने बड़ी खुशी से राधिका के हाथों से खाने की ट्रे ली और उसके सिर पर हाथ फेरा। राधिका ने माधवी के पैर छुए और आशीर्वाद के साथ अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखा। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। चारों तरफ त्योहारों की चहल पहल थी, वहीं माधवी का घर बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। लग ही नहीं रहा कि कुछ दिनों बाद दिवाली है। घर में बिल्कुल भी त्योहार वाली खुशी नहीं है। आरव और राधिका के बिना ये मंजिल बिल्कुल बंजर लगती है। मल्लिका सारा दिन कमरे में लैपटॉप चलाकर गुजार दिया करती, वहीं राधिका दिवाली की पूरी तैयारी कर रही थी। आरव जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, दिवाली आ रही है, मुझे बहुत कुछ सामान खरीदना होगा। राधिका तुम मुझसे पहली बार पैसे मांग रही हो और इसमें भी तुम्हें इतनी झिझक महसूस हो रही है। मुझे पता है दिवाली आ रही है और तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है करो। तुम्हें जितने कपड़े गहने जूते चप्पल खरीदने हैं खरीदो। अरे नहीं आरव जी, मुझे अपने लिए नहीं, मुझे तो घर और घर वालों के लिए शॉपिंग करनी है। ठीक है तो फिर मैं ही तुम्हारी शॉपिंग करा देता हूँ। आरव और राधिका दोनों ही दिवाली की शॉपिंग करने निकले। राधिका ने शोरूम से अपने साथ साथ माधवी, मल्लिका और माधवी के लिए भी कपड़े और गहने खरीदे और फिर घर की सजावट और खाने पीने का सामान लिया। इस बार दिवाली पर मैं बहुत अच्छे पकवान बनाने वाली हूँ और घर को भी बिल्कुल स्वर्ग की तरह सजाऊंगी। इसी तरह शॉपिंग करते करते ही कई दिन गुजर गए और आज दिवाली का त्योहार था। राधिका सुबह जल्दी उठकर तैयारियों में लग गई। सबसे पहले राधिका ने घर की सफाई की और फिर उसे सजाया। शाम को तैयार होकर राधिका ने घर के गार्डन में दिए जलाए। वहीं कुछ पड़ोसनें उसे देखकर बातें मिला रही थीं। अरे अरे माधवी जी की बहू, ये तो घर में आते ही अलग हो गई। बड़ी जल्दी अलग कर दिया माधवी जी ने इसे। अरे क्या पता इसकी आदत कैसी हो सकता है ससुराल वाले इससे परेशान आ गई हूँ इसीलिए अलग कर दिया। बेचारी माधवी जी, इसकी वजह से उन्हें अपने बेटे को भी दूर करना पड़ गया। राधिका दोनों पड़ोसनों की बातें सारी सुन रही थी और उसे उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसने उन दोनों पर से ध्यान हटाकर दिवाली की सजावट पर ध्यान दिया। शाम को सभी काफी अच्छे से तैयार हो गए। वहीं मल्लिका अभी भी अपने कमरे में बैठी फोन चला रही थी। बहू आज दिवाली है, थोड़ा घर से बाहर निकल और बाहर की रौनक देख। तू तो पूरा दिन इस बंद कमरे में बिता देती है, ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। हद है भाभी, आपने त्योहार की जरा भी खुशी नहीं दिखाई। ना शॉपिंग की और ना ही घर को सजाया और ना ही कुछ अच्छा खाने को बनाया। समय के साथ साथ आपकी आदतें और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। मान जाओ मल्लिका, बुआ जी भी आज घर आ रही हैं। वो ये सब देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। इतना सुनकर भी मल्लिका पर कोई असर नहीं हो। वो बेड से नहीं उठी। त्योहार वाले दिन माधवी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी, वहीं उसकी बेटी माधवी उसे संभाल रही थी। चुप हो जाइए माँ जी, हम घर को सजाएंगे और हम अपने त्योहारों को मनाएंगे। क्या हुआ अगर भाभी को इस सब में इंटरेस्ट नहीं? उन्हें जो करना है करने दीजिए। कुछ ही देर बाद नीचे वाली मंजिल से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। लगता है राधिका भाभी दिवाली के अच्छे पकवान बना रही हैं। सच में अगर आज बहू ऊपर होती तो घर में एक अलग ही चमक होती। माधवी ने इतना बोला ही था कि तभी राधिका तैयार होकर ऊपर आई। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो काफी सुंदर लग रही थी। राधिका घर को इस तरह बेदम बेजान देखकर काफी उदास हुई। माँ जी वो मैं कहने आई थी कि आज दिवाली, इसीलिए आप कुछ समय नीचे भी बिता लीजिएगा। मैंने तैयारी अच्छे से की हुई है और बुआ सास अभी मंदिरा जी भी और अनीता जी के साथ आ गई हैं। वो नीचे बैठी हुई आपका इंतजार कर रही हैं। क्या मंदिरा भी आ गई है? हाँ माँ जी,
बुआ जी पहले मुझसे ही मिली तो मैंने उन्हें खाने के लिए रोक लिया। अब आप भी तैयार हो जाइए और नीचे आ जाइए, फिर हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन भाभी, हमने तो कोई शॉपिंग नहीं की, घर का माहौल बिल्कुल भी त्योहार के मुताबिक नहीं लग रहा है। अरे बस इतनी सी बात, मैंने सारी तैयारी की हुई है, ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर राधिका ने माधवी और मानवी को अपने लाए हर कपड़े दिए जो कि बहुत ही सुंदर थे। उसके बाद अपने हाथों से दोनों को तैयार किया और फिर तीनों नीचे राधिका के घर पहुंची। घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, हर तरफ दियों की चमक और फूलों की महक फैली हुई थी और रसोई से दिवाली के स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आ रही थी। वहीं मंदिरा, सलोनी और अनीता सोफा पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। अरे भाभी आ गई आप, बहुत देर इंतजार कराया आपने। हैप्पी दिवाली मामी। राधिका भाभी ने घर बहुत अच्छे से सजाया है और बहुत अच्छा खाना भी बनाया है। लेकिन मल्लिका नजर नहीं आ रही है, वो कहाँ है? वो मल्लिका जी को थोड़ा काम है, इसीलिए वो कमरे में बैठी काम कर रही हैं। इसमें कौन सी नई बात है, वो तो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। पता नहीं कौन से बिजनेस चलते हैं उसके कमरे में। बुआ आज दिवाली है, आप इस बात पर अपना मूड खराब मत कीजिए। चलिए हम मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। कुछ देर बाद अनिल और योगेंद्र भी घर लौटे तो राधिका उन्हें नीचे ही खाना खाने के लिए रोक लिया। इसके बाद सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया, जिसमें कि मल्लिका शामिल नहीं थी। राधिका ने दिवाली के लिए खास पकवान और मिठाइयां बनाई हुई थी। बहू, क्या ये सब तूने घर पर ही बनाया है? सच में भैया, आपकी बहू तो बड़ी होनहार है। अकेले ही इतना अच्छा घर सजा लिया और साथ ही इतना सब कुछ खाने को भी बनाया। बिरयानी, मंचूरियन, शाही पनीर, बेसन, रोटी, पराठे, तहरी, शोला, खिचड़ी और ये गुलाब जामुन, रसगुल्ले और हलवा तो गजब ढा रहा है। इतना ही नहीं, आज जो कपड़े हमने पहने हुए ये भी बहू ने ही हमें दिए हैं। और भाभी ने अकेले ही घर को इतना अच्छा सजाया है, रंगोली भी बहुत सुंदर बनी हुई है। इसी तरह राधिका की तारीफ होती रही, जिससे राधिका के मन में लड्डू फूट रहे थे। वहीं मल्लिका को अब कमरे में पड़े पड़े भूख लगने लगी। अरे यार, ये कौन से टाइम भूख लग रही है? अब तो मालती भी घर में नहीं है, मुझे खाना कौन बना कर देगा? किचन में जाकर कुछ देखती हूँ। जैसे ही मल्लिका अपने कमरे से बाहर आई तो उसे राधिका के स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। उसने देखा कि घर में कोई नहीं था। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, किसने दिवाली पर इतना अच्छा खाना बनाया है? खैर छोड़ो, मुझे तो वो खाना नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं अपनी नाक ही बंद कर लेती हूँ। मल्लिका को किचन में एक मैगी का पैकेट मिल गया और उसने भूख मिटाने के लिए उसे ही बना लिया और वापस अपने कमरे में बैठ गई। वहीं थोड़ी देर में मंदिरा उससे मिलने ऊपर आई। उसने मल्लिका के कमरे का दरवाजा खोला, जहां मल्लिका बेड पर बैठी हुई मैगी खा रही थी। बुआ जी, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक कर देना चाहिए, क्या पता कोई खाना खा रहा हो, कपड़े पहन रहा हो। पेशम, एक तो बुआ सास का स्वागत करने से रही, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रही है। और ये है तेरी दिवाली के पकवान, वाह, इससे अच्छा तो बच्चे भी कुछ बना लेंगे। वैसे मैं तुझे खाने के लिए ही बुलाने आई थी, सभी नीचे राधिका के घर है, आना हो तो आ जाना। इतना कहकर मंदिरा वहां से चली गई और अब मल्लिका को घर में अकेलापन महसूस होने लगा। रात को सभी ने गार्डन में पटाखे जलाए और मल्लिका खिड़की से खड़े होकर उन्हें देख रही थी। सभी ने त्योहार वाले दिन राधिका के घर ही बिताए, वहीं मल्लिका ऊपर बिल्कुल अकेली थी। लगता है कोई भी ऊपर नहीं आना चाहता। मुझे पता है मेरी ही गलती है। सभी राधिका के साथ एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो सभी का ख्याल रखती है। मल्लिका को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। कुछ दिन बाद बुआ सास अपने घर वापस लौट गईं और सभी वापस से ऊपर आ गए, जहां मल्लिका ने रोते हुए सभी से माफी मांगकर राधिका को वापस बुलाने को बोला। कुछ ही दिनों में माधवी ने वापस राधिका को ऊपर बुला लिया और फिर दोनों बहुएं एक साथ मिलकर काम करने लगी। इसी तरह धीरे धीरे मल्लिका की कमरे में रहने की बुरी आदत भी छूट गई।